बच्चों हमारा चूंकि 9th चैप्टर चल रहा है, उसका आज हम पार्ट देखेंगे 10th, जिसमें हम पढ़ेंगे आज बॉन्ड्स के बारे में, यानी कि बंध के बारे में, जो कि हम हर पार्ट में करते जा रहे हैं। जस्ट लाइक हमारा पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन सा होता है, हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कौन सा होता है, ये सब चीजें हम देख चुके हैं। बट आज हम आपको एक कहते हैं ना कि पर्टिकुलर वीडियो में हम ये दिखाने वाले हैं कि एक पर्टिकुलर जो बॉन्ड है वो कैसे बन रहा है, किस तरीके से डिहाइड्रेशन हो रहा है यानी कि निर्जलीकरण हो रहा है, और दो बॉन्ड जो दो हमारे सब यूनिट्स होते हैं वो आपस में किस तरीके से बॉन्ड बना रहे हैं। तो स्टार्ट करें। हमारा एक बहुलक से, है ना, एककों को जोड़ने वाले बंधों की प्रकृति, यानी कि जो बहुलक है, जो पॉलीमर है, आपस में कैसे जुड़े हुए हैं बॉन्ड्स के द्वारा। तो उसमें हम देखेंगे सबसे पहले हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। क्या देखेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड हम यहां पर देखने से पहले देखेंगे यहां पर एक स्लाइड में, ठीक है। क्या है हमारा पेप्टाइड, है ना, पेप्टाइड बंध, ठीक है। पेप्टाइड बंध किसमें बनेगा बच्चों? ये किसके अंदर बनेगा? जब हम अमीनो एसिड की बात करेंगे। देखो याद रखने वाली बात है, प फॉर प्रोटीन, है ना, और P फॉर हमारा पेप्टाइड, ये याद रख लेना, ठीक है। तो याद रहेगा कि प्रोटीन के बीच में हमारा पेप्टाइड जो है बॉन्ड पाया जाता है। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से मिलेगा, यानी कि जो अमीनो एसिड का, है ना, ऐसे लिखते हैं अमीनो अम्ल, है ना, वो मिलकर के क्या बनाएंगे? 1 2 3 4, है ना, एक अमीनो अम्ल, दूसरा अमीनो अम्ल, तीसरा अमीनो अम्ल, चौथा अमीनो अम्ल और पांचवा अमीनो अम्ल, है ना, ये मिलकर के, तो ये जो जिस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं वो हमारा कहलाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। और ये क्या बनाएगा मिलकर के? अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड और ये अमीनो एसिड है, ये क्या बना देंगे? हमारा प्रोटीन बना देंगे, हाँ या ना, प्रोटीन बना देंगे, यानी कि एक पॉलीमर बना देंगे। अमीनो एसिड का पॉलीमर क्या कहलाता है? प्रोटीन कहलाता है, हाँ या ना। और प्रोटीन की एक सिंगल इकाई क्या कहलाती है? एक सिंगल यूनिट क्या कहलाती है? अमीनो एसिड कहलाती है। उल्टा सीधा देख लो तुम, यानी कि जब ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरे अमीनो एसिड से मिल रहा है, तीसरे अमीनो एसिड से मिल रहा है, चौथे अमीनो एसिड से मिल रहा है, ये 4 अमीनो एसिड जिस बंध से जुड़े हुए हैं वो है पेप्टाइड बॉन्ड। और ये पेप्टाइड बॉन्ड मिलकर के क्या बना रहे हैं, मतलब इतने सारे जो अमीनो एसिड है बहुलक बना रहे हैं, ये क्या बनाएंगे? प्रोटीन। और जब ये बहुत सारे एक प्रोटीन बन गया तो ये इसकी एक सिंगल यूनिट क्या होगी? अमीनो एसिड होगी। आया समझ में? बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रही हूं? तो अब ये बोल रहा है पेप्टाइड बंध बताओ कैसे बनेगा। तो हम क्या बनेंगे? एक अमीनो एसिड और एक अमीनो एसिड, हाँ या ना। तो अमीनो एसिड का वो बनाओ, अपने बीच में क्या होता है? कार्बन, इधर भी कार्बन, है ना, इधर हमारा होता है COOH, एम आई राइट और नॉट। इधर हमारा होता है अमीन ग्रुप NH2, इधर हमारा होता है हाइड्रोजन और इधर हमारा होता है R समूह, ऐसा ही बोलते हैं। ये एक अमीनो एसिड हो गया हमारा, है ना, एक अमीनो एसिड होता है, इसको लिख सकते हैं। देखो छोटी छोटी चीजें भी सीखो, इंग्लिश हिंदी को मत बोलो हमेशा, यदि आपको कुछ चीजें सिखाई जा रही तो वो भी सीखो। अमीनो एसिड, ठीक है। अब यहाँ पर अपन एक और क्या जोड़ रहे हैं? NH2, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, ओ सॉरी, है ना, मैं N भी उल्टा ही बना रही हूं, पता है, NH और इधर एक H लगा दो, ऐसा लिख सकती हूँ NH2 को, और इधर अपना COOH, इधर अपना H और इधर अपना R, ये दूसरा अमीनो एसिड बना दिया, है ना। 2 अमीनो एसिड मिलकर के क्या बनाएंगे? प्रोटीन, यानी कि एक बहुलक। तो बहुलक के मध्य अपन क्या देख रहे हैं? बंध की प्रकृति देख रहे हैं। तो अब इनके बीच में हमको क्या करना है? एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है ना। तो हमने पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनाना है? ऐसे कर सकते हैं अपन, H2O निकाल देंगे, यानी कि क्या हो गया? निर्जलीकरण, है ना, निर्जलीकरण हो गया। और इसको हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, है ना, डिहाइड्रेशन बोलेंगे। H2O निकल गया। H2O जैसे ही निकलेगा बच्चों, है ना, H2O जैसे ही निकलेगा तो क्या हो जाएगा हमारा?
CO, यहां पर अपना हो गया NH, और यहां पे COOH, यहां पे R, यहां पे H, यहां पे R, यहां पे H, और इधर हमारा NH2 है ना। तो ये जो CONH वाला जो बॉन्ड है यही हमारा क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है ना, पेप्टाइड बॉन्ड या फिर बंध। कोई डाउट? पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में कोई डाउट? एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड से मिल रहा है, एक बहुलक बना रहा है, दैट मीन्स एक प्रोटीन बना रहा है, प्रोटीन के मध्य यानी कि दो अमीनो एसिड के मध्य जो बंध पाया जा रहा है वो पेप्टाइड बंध पाया जा रहा है। कैसे बनाया? H2O से H2O को निकाला यानी कि निर्जलीकरण किया और हमने क्या पाया, एक पेप्टाइड बंध पाया। अब यहां आ जाओ, ठीक है, कलर चेंज कर लेती हूं। किसी भी पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन में अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, जो कि मैं आपको हर एक चीज बनाते वक्त बोले जा रही थी कि अमीनो एसिड मिलकर के आपस में जुड़ करके, और जो अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं वो ही हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है, और इसी पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते हैं, श्रृंखला बनाते हैं और एक प्रोटीन बना लेते हैं, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं और प्रोटीन बना देते हैं। गेट इट? ठीक है। जो एक अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिल COH को जोड़ा था हमने, है ना, वे अगले अमीनो अम्ल के अमीन ग्रुप, देख लो, एक का हमने कार्बोक्सिलिक समूह, दूसरे का हमने अमीन ग्रुप, है ना, यही बोला इसने भी, और इनके बीच में अभिक्रिया कराते हैं। कौन सी अभिक्रिया? जल के अणु निकलते हैं। हमने क्या किया? H2O निकाला, हाँ या ना, H2O निकाल दिया। निकलने के बाद जो बनता है वो क्या है, हमारा पेप्टाइड बंध है, और ये कौन सी प्रक्रिया से निकलता है? निर्जलीकरण की प्रक्रिया से निकलता है। ये आप चीज यहां पर भी देख सकते हो, देखो यहां पर एक अमीनो एसिड है ना, ये इसका क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। क्या है इसका? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये एक अमीनो एसिड है, ये इसका कौन सा है? अमीन ग्रुप, अमीन समूह, है ना, अमीन समूह, और ये इसका कार्बोक्सिलिक समूह है, हाँ या ना, है ना। एक अमीनो अम्ल ये है, दूसरा अमीनो अम्ल ये है, दोनों अमीनो अम्ल के एक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिया, दूसरे का अमीन ग्रुप लिया, दोनों में निर्जलीकरण क्रिया करवाई, यानी H2O बाहर निकाला, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया CONH। हमेशा याद रखना, जब ये टेंडेंसी आई CONH, है ना, CONH आएगा जहां पर, वहां पर आपके पास ये पेप्टाइड बंध पाया जाएगा। क्लियर हो गई कहानी? कोई भी परेशानी है क्या इसमें? कोई भी परेशानी है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। अब आप यूं चुटकियों में पेप्टाइड बंध बना सकते हैं। H2O निकालो, पेप्टाइड बॉन्ड आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा बंध है? ग्लाइकोसिडिक बंध। ये हमने देखा था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना, जब अपन क्या पढ़ रहे थे? कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे थे। उसमें हमने क्या देखा था? हमारे पास क्या आ गया था कि भैया हमने मोनोसैकेराइड देखा, हमने ओलिगोसैकेराइड देखा, हमने पॉलीसैकेराइड देखा, और जब पॉलीसैकेराइड बन रहा था तो हमने क्या बोला था? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। भाई डाइसैकेराइड में भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट था, और पॉलीसैकेराइड में भी डाइसैकेराइड बॉन्ड प्रेजेंट था। कैसे बनाया था वो भी हमने देखा था। वापस से बात करते हैं। यहां पर ये देखो, है ना, हमने क्या लिया था? मोनोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड, है ना। या तो तुम ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ले लो, है ना, या फिर तुम ग्लूकोज का ही ले लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ग्लूकोज का अपन को वो भी याद हो जाएगा, है ना। अपनी अपनी कॉपी में भी बना लो बेटा, अपनी अपनी कॉपी में बना लो। कितना कार्बन हो गया? ये एक कार्बन, ये दो कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये हमारा छठा। यहां पर होता है हमारा CH2OH, है ना। यहां पर अपना होता है OH और H, यहां पर अपना H OH, यहां पर अपना H OH,
यहाँ पर अपना H, यहाँ पर अपना OH, ऐसा ही होता है, हाँ है ना। ये क्या बनाया अपन ने, अल्फा ग्लूकोज, है ना। यानी कि ये क्या है, 6 कार्बन है और ये क्या है, एक तरह का मोनोसैकेराइड है ना, मोनोसैकेराइड है, ये तो पता है। अब एक और बना लो यहाँ पर, आप भी कॉपी में बनाओ बेटा, मैं सच कह रही हूँ, कॉपी में जितना बनाओगे ये चीजें उतना ही आपको समझ में आएगी, ऐसे समझ में नहीं आती है कभी भी। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये हमारा फिफ्थ और ये हमारा सिक्स्थ। यहाँ पर आ जाएगा CH2OH, यहाँ पर अपना H, यहाँ पर अपना OH, यहाँ पर अपना OH, यहाँ पर अपना H, यहाँ पर अपना OH, यहाँ पर अपना H, यहाँ पर अपना OH और यहाँ पर अपना H, हाँ या ना, ठीक है। तो अब क्या होगा, चूंकि हमारे पास ये भी अल्फा ग्लूकोज है ना, ये भी 6 कार्बन है और ये भी क्या है, मोनोसैकेराइड है ना, मोनोसैकेराइड है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में एक जोड़ना है, इनको जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो बॉन्ड बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, पहले निर्जलीकरण कर लेंगे। ये लो, निर्जलीकरण हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। कैसे बनेगा, आप कर रहे हो कि नहीं, आप बना रहे हो कि नहीं बच्चों, हाँ या ना। नहीं बनाया है या नहीं बनाना आ रहा है तो वापस से सीख लो, लेकिन कोशिश करो कि आप खुद से बनाने लगो ये चीजें, है ना। कोशिश क्या रहनी चाहिए कि ये जो बॉन्ड्स है वो हम खुद बना लें अपना, हाँ या ना, ठीक है। अब हमारे पास O बचा था, ये लो O बना दिया, है ना। अब क्या हुआ, जब दो कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो पॉलीसैकेराइड है उनके बीच में जो बंध पाया जाता है उसको हम O ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। ये क्या है, हमारा O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है। अब अपन अपने उसमें जाते हैं, स्लाइड में क्या कहना चाह रहा है ये बंध पॉलीसैकेराइड में पाए जाते हैं। एक पॉलीसैकेराइड में मोनोसैकेराइड संभवतः ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। क्या मैंने भी यही कहा है, ये मोनोसैकेराइड है, ये मोनोसैकेराइड है, दो मोनोसैकेराइड किस बंध से जुड़े हुए हैं, इस ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़े हुए, यही बोला है इसने भी, एज इट इज हमने भी यही बोला है। यह बंध भी निर्जलीकरण द्वारा होता है। यस, वी कैन से दैट बिकॉज ऑफ हमने यही तो किया है, हमने किया है इस OH2O को निकाला है, निर्जलीकरण हुआ है, और ये जैसे ही निकाला हमारे पास तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आ गया। यस, हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आ गया, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो बंध है वो भी निर्जलीकरण द्वारा हो रहा है, यानी कि डिहाइड्रेशन द्वारा हो रहा है। यह बंध पास के दो मोनोसैकेराइड के दो कार्बन परमाणुओं के बीच बनता है। हमने भी यही किया है ना। ये कार्बन है हमारा, C है ना, ये भी तो कार्बन ही है भाई। कार्बन पे H और OH लगे हुए हैं, तो कार्बनों के मध्य ही तो पाया जा रहा है, हाँ है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। दो हमारे एटम हैं और इन दोनों के बीच में जो कार्बन है उनके मध्य में पाया जा रहा है, जो दो मोनोसैकेराइड के जो दो कार्बन हैं उनके मध्य में ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जा रहा है निर्जलीकरण क्रिया की द्वारा, है ना, यही बोला हमने। ओके, अब हम इसमें देख लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये है, क्या है हमारा मोनोसैकेराइड, ये बनाया है इसने भी, अल्फा ग्लूकोज बनाया है। यहाँ पर भी हमारा अल्फा ग्लूकोज है नहीं, यहाँ पर ये ग्लूकोज है, क्या है, ये है राइबोज। राइबोज भी ले सकते हो, ग्लूकोज भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, हाँ है ना। ऐसा नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना कि अरे मैडम ने तो ग्लूकोज लिया है, इसने तो राइबोज लिया है, ऐसा नहीं है। इसने मोनोसैकेराइड में राइबोज ले लिया, अपन ने दोनों ही ग्लूकोज ले लिया, बात तो वही है,
हाँ या ना, ये 5 कार्बन रिंग है और ये 6 कार्बन रिंग है तो दोनों मोनोसैकेराइड ही, हाँ या ना, है ना। तो इसने क्या किया, यहां पर देखो ये भी 4th कार्बन है, ये इसका फर्स्ट है यानी कि 1,4 है ना, 1,4 अपने पास क्या आ गया, ये देखो H2O निकला और ये O अपन के पास प्रेजेंट हो गया, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोल रहे हैं। क्लियर, कोई डाउट नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए, और जिसको डाउट हो रहा है वो पुरानी क्लासेस जरूर देखें, ठीक है। जब तक पुरानी क्लासेस नहीं देखोगे जब तक समझ में नहीं आएगा। अब अपना आ रहा है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जो हमने इससे कुछ जस्ट पहले ही पढ़े हैं, हाँ या ना। न्यूक्लिक अम्ल में एक न्यूक्लियोटाइड में एक शर्करा का तीसरा जो कार्बन है ना, 3 प्राइम कार्बन हमने देखा था, अभी अपन बनाएंगे। यदि तुमको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही ना, तो जो लैंग्वेज मैं बोल रही हूँ, जो चीजें मैं बना रही हूँ, उससे भी आप सीख सकते हो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, किताबी जो लैंग्वेज होती है बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है, तो हमें डरना नहीं है, हम हमारी लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं। लैंग्वेज एक जरिया है ना, लैंग्वेज सिर्फ एक जरिया, डरने का नहीं है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे मराठी हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, ये सिर्फ एक आपसी संबंध बनाने का, अपनी बात को समझाने का एक जरिया है, और ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम सब चीजें सीख सकते हैं यदि हमें ललक है तो, ठीक है। तो तीसरे नंबर यानी कि ये क्या है, जो ऐसा लिखा हुआ था ना, इसको हम बोलते हैं 3 प्राइम, है ना, 3 प्राइम, पढ़ना ऐसे ही होता है, ठीक है। इसको हम 3 प्राइम बोलते हैं, और इसको ऐसा लिखा हुआ हो तो हम इसको बोलते हैं 5 प्राइम, ठीक है। आया समझ में, 5 प्राइम नहीं बोलेंगे, 5 प्राइम बोलेंगे। 3 प्राइम और 5 प्राइम लिख दूं इधर 3, ठीक है, और इधर भी लिख दूं 3, ठीक है। 3 प्राइम और 5 प्राइम, इधर भी 5, वैसे 5 नहीं होता, 5 होता है, ठीक है। 5 प्राइम और 3 प्राइम, 5 प्राइम और 3 प्राइम, ठीक है। सो हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर देखते हैं वापस से कि कार्बन, यहां पर 3 प्राइम कार्बन अनुवर्ती न्यूक्लियोटाइड के शर्करा 5 प्राइम कार्बन से जो फॉस्फेट समूह है उसके द्वारा जुड़ता है, अभी अपन बात करेंगे, डोंट वरी। शर्करा के फॉस्फेट व हाइड्रोक्सिल समूह के बीच का जो बंध होता है, जो फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल समूह यानी कि छठे नंबर पे CH2OH, हाँ है ना, और फॉस्फेट हमने जोड़ा है, वही यहाँ पर क्या बनाता है, एक एस्टर बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, एक एस्टर बॉन्ड होता है। एस्टर बॉन्ड चूंकि दोनों तरफ होता है, अभी बताएंगे कैसे, इसीलिए इसको हम डाई एस्टर बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में विभिन्न प्रकार की द्वितीयक संरचना मिलती है। जो न्यूक्लिक अम्ल है, अभी अपन इसके बारे में बात करेंगे, अभी सिर्फ मैं पढ़ रही हूँ, क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये पहले पढ़ना जरूरी है, फिर समझाऊंगी। उदाहरणतः वॉटसन व क्रिक का एक प्रसिद्ध नमूना, ये पूरा चीज मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। क्रिक और वॉटसन का एक प्रसिद्ध नमूना है, डीएनए की द्वितीयक संरचना को प्रदर्शित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट, और कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम दोगे ना तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वॉटसन और क्रिक का जो हमारा बी डीएनए है, कौन सा डीएनए है, ये बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट, जिसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। हम जो एक जितने भी प्रयोग होते हैं बेसिकली बी डीएनए पे ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली बी डीएनए ही होता है। ओके, सो इस नमूने में स्पष्ट है कि जो डीएनए दोहरी कुंडली के रूप में मिलता है। अब देखो, आप यहां पर भी देखते जाओ एक बार, सॉरी, हाँ, ये आपको दोहरी कुंडली दिख रही है, हाँ या ना, ये दोहरी कुंडली दिख रही है, दिख गई दोहरी कुंडली। एक एक लाइन का मीनिंग समझेंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दोनों लड़ियां प्रति समानांतर हैं, ये एक दूसरे के समानांतर है, यानी कि पैरेलल। देखो, ये दो लड़ियां हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या, इसको बोलेंगे अपन समानांतर, है ना, क्या बोलेंगे इसको, समानांतर बोलेंगे। फाइन। फिर ये क्या बोल रहा है, जो एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में होती है। ये विपरीत दिशाओं में क्यों बोल रहा है, यदि ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, तो ये 5 प्राइम होगा और ये 3 प्राइम होगा। क्या बोल रहा है ये,
कि ये जो है एक दूसरे के पैरेलल तो है, यानी ये समांतर तो है, लेकिन ये एक दूसरे के विपरीत है। यहां पर 3 प्राइम है तो यहां पर 5 प्राइम होगा, यहां पर 5 प्राइम है तो यहां पर 3 प्राइम होगा। आया समझ में कि विपरीत क्यों बोल रहे हैं, एक दूसरे के उलट पुलट है। फाइन। इसका मुख्य भाग शर्करा फॉस्फेट शर्करा श्रृंखला बनाता है, यानी कि हमने कल बात करी थी पी एस, यहां पर एन है ना, यहां पर एन, अपन ने इसके बारे में बात करी थी कल। अभी अपन इसका डायग्राम समझने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट आउट। ठीक है। नाइट्रोजन क्षार एक दूसरे की तरफ मुख किए हुए हैं, जो नाइट्रोजनी क्षार है ना। अब ये भी मैं बताती हूं। अभी मुख्य भाग पर लगभग लंबवत प्रक्षेपित होता है। क्या हुआ यहां पर देखो, है ना, यहां पर देखो तुम, अरे ये इसी में देख लो, यहां पर ये क्या है G, यहां पर ये क्या है C, ये क्या है A और ये T, ये दोनों क्या है, नाइट्रोजनी क्षार ही तो है। ये भी बोल रहा है कि मुख्य जो शर्करा फॉस्फेट शर्करा नाइट्रोजनी क्षार एक दूसरे की तरफ मुख किए हुए हैं। भाई G और C क्या है, नाइट्रोजनी क्षार ही तो है, ये एक दूसरे की तरफ ही तो है। ये लो G और ये लो C, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये लो A और ये लो T, एक दूसरे के पास में होते हैं, बॉन्ड होता है। इसमें पूछा जाता है, मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि 2 नाइट्रोजन क्षार के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड। गलत नहीं बोलना है, कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और यदि आपसे पूछे कि जो यहां पर जो न्यूक्लिक अम्ल है ना, न्यूक्लिक अम्ल के मध्य में जो बॉन्ड पाया जा रहा है वो है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। गेट इट। आगे बढ़ते हैं। एक लड़ी के क्षार A एवं G है ना, अब मैं चेंज कर लेती हूं। हाँ, A एवं G दूसरे लड़ी के क्षार क्रमशः T एवं C, यानी कि ये बोल रहा है देखो, A तो किससे मिलेगा, T से, है ना, और G किससे मिलेगा, C से, है ना। क्षार युग्म बनाते हैं, क्षार युग्म बन गया ना, ये क्षार युग्म हो गया, ये क्षार युग्म हो गया। A एवं T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड पाया जाता है। किसका, हाइड्रोजन का। तो 2 डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है A और T के मध्य में, एवं G व C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। G एवं C के मध्य में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है। प्रत्येक श्रृंखला एक घुमावदार सीढ़ी जैसे प्रतीत होती है। क्यों, क्योंकि आप ये डायग्राम यहां देख रहे हो, ये देखो, ठीक है, और यहां पर ये सीढ़ियां नुमा संरचना बनी हुई है, यानी कि इस तरीके से एक संरचना है ना, इस तरह से, और यहां पर ये सीढ़ियां बनी हुई है। तो आपको लग रहा है ना ये घुमावदार है और सीढ़ियों की तरह बनी हुई है। भैया अपन सीढ़ियां चढ़ते हैं घुमावदार वाली, इस तरीके से, है ना, फिर यूं घूमते जाएंगे, फिर ऊपर जाते जाएंगे, फिर ऊपर जाते जाएंगे, ऐसे करके घुमावदार सीढ़ियां होती है। तो ये घुमावदार सीढ़ी की तरह प्रतीत होता है, कौन सा, BDNA, है ना। तो सीढ़ी का प्रत्येक पद क्षारों युग्मकों का बना होता है, ये तो हमें पता ही है, क्षार तो पाए जाएंगे। सीढ़ी का प्रत्येक पद दूसरे पद से 360 डिग्री के कोण पर, ये क्वेश्चन आता है कि भाई जो सीढ़ी का प्रत्येक पद क्षार युग्मों का बना होता है, ठीक है, सीढ़ी का प्रत्येक पद दूसरे पद से 360 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट होता है। गेट इट। देखें आगे, कुंडलित श्रृंखला के एक पूर्ण घुमाव में 10 पद या 10 क्षार युग्म पाए जाते हैं। जैसे तुम ये घूमोगे इस तरीके से, 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखो मैं बताऊं तुम्हें, यहां पर देखो ये जो चित्र दिख रहा है, जैसे ये घुमाव हो रहा है, ये घुमाव हो रहा है, तो इस एक घुमाव में जो अपने पास क्या होगा, ये देखो, एक पूर्ण घुमाव में 10 पद या 10 क्षार युग्म होंगे, यानी कि AT GC AT GC या फिर GC या फिर AT। तो ये ऐसे कैसे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से ये 10 क्षार युग्म पाए जाएंगे। कब, एक घुमाव में। आई बात समझ में।
कुंडलित श्रृंखला के एक पूर्ण घुमाव में एक पूरा चक्र लगाएगा ना, तो उसमें कितने, आपसे पूछा जाएगा कितने क्षार युग्म पाए जाते हैं, 10। समझ में आ गया। इस तरह आप डीएनए का रेखा चित्र बनाने का प्रयास कर सकते हैं, जो कि हमने कर लिया। ये हम बना सकते हैं इस तरीके से, हाँ या ना, ठीक है। तो एक पूर्ण घुमाव की लंबाई जो होगी वो होगी 34 एंगस्ट्रॉम। जो एक पूर्ण चक्र की ये जो लंबाई होगी, देखो पूरा चक्र है, इसकी हो गई 3.4 नैनोमीटर या फिर 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। जबकि दो क्षार युग्मों के बीच की खड़ी दूरी, जब यदि ये जो बीच की दूरी खड़ी हम बात करेंगे, ये हो जाएगी हमारी 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। उपरोक्त वर्णित विशेषता युक्त डीएनए कौन सा है, बी डीएनए है। कौन सा है, बी डीएनए है, ठीक है। आया समझ में। अब हम देखेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनता है। क्या देखेंगे अपन कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे प्रेजेंट होता है और ये कैसे एक तरीके से कुंडलित होता है, कैसे जो क्षार युग्म है एक दूसरे के सामने रहते हैं, ये सब चीजें अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो राइबोज बना लो पहले तो, ठीक है। यहां पर अपना CH2O, ठीक है, इतना ही बना रही हूं, बताती हूं क्यों। यहां पर OH है ना, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर अपना नाइट्रोजन क्षार, ठीक है, नाइट्रोजन क्षार। फिर यहां पर एक और बना लो, यहां पर अपना N, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर अपना CH2O, ठीक है। ये हमारा छठा कार्बन है, ये हमारा पांचवा कार्बन है, ये चौथा है। अरे ये छठा कार्बन कैसे आ गया भैया, क्या कर रहे हो, ये ब्लंडर कैसे कर दिया है, ये ब्लंडर कैसे कर रहे हो। ये 5 राइबोज है ना, हाँ या ना, डीएक्स राइबोज है तो 5 कार्बन होंगे, तभी मैं सोच रही हूँ मेरे से गलती कैसे हो रही है। दूसरा, पहला ये हमने बनाया। अब आपको पता है यहां पर कौन जुड़ता है, P डबल बॉन्ड O, ठीक है, O, फिर यहां पर अपने पास O, फिर यहां पर P, फिर यहां पर O, फिर यहां पर O, फिर यहां पर O, फिर यहां पर P, फिर यहां पर O, यहां पर O और यहां पर हमारा O। इस तरीके से जो है जो फॉस्फेट समूह है वो ऐसे जुड़ता है 3 बार, है ना। यहां पर अल्फा, बीटा और ये गामा, ठीक है। अल्फा बीटा डेल्टा है यार, ऐसा कुछ होगा, हाँ अल्फा बीटा गामा ही होता है शायद। एक बार इसको क्लियर कर लेंगे अपन, अल्फा बीटा गामा होता है कि, इसको चलो छोड़ दो अभी, फिर कंफ्यूजन क्रिएट रहेगा अपन को। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक हमने पूरा क्या बना लिया, डीएनए बना लिया। ये हमारा क्या है, डीएनए, नाइट्रोजनी क्षार। अब क्या हुआ, दूसरा कैसे जुड़ेगा बच्चों, ये है 3 वाला और ये है 5वां वाला, ये है 3 वाला। हमने ये तो बोला कि एक 3 से, जो एक का जो तीसरा है वो दूसरे के 5वें से मिलेगा, यही बोला था हमने, पढ़ा था ना। अरे भैया, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के एक श्रृंखला का तीसरा कार्बन अनुवर्ती न्यूक्लियोटाइड के यानी कि उसके जस्ट नीचे वाले के 5वें कार्बन से जुड़ेगा फॉस्फेट समूह द्वारा। पहला जो हमारा डीएनए है उसका जो तीसरा है ना, सॉरी, जो हमारा ये नाइट्रोजन क्षार है या फिर हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड है ना, ये न्यूक्लियोटाइड है, सॉरी, ये न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जब जुड़ेगा तो ये क्या करेगा, इसका जो तीसरा है वो इसके दूसरे वाले से 5वें से जुड़ेगा, ये 5वां है, ये ऐसे जुड़ेगा, है ना। अब ये ऐसे जुड़ेगा तो सोचो यहां पर क्या है, फॉस्फेट है ना। अब क्या होगा यहां पर, ठीक है, ये OH होता है ना, CH2OH,
तो यहां से ये करके ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। फिर क्या होगा, ये इधर आके देख लो, मैं सिर्फ अभी ऐसे बना रही हूं, ठीक है, ऐसे। यहां पर O रह गया, ठीक है, यहां पर CH2 रह गया, यहां पर अपना P रह गया, फिर यहां पर अपना O, ये तो रहेगा ही नहीं, ठीक है। इस तरीके से ये बनेगा और यहां पर क्या आ जाएगा अपना, ठीक है, ये गलत बना दिया, थोड़ा नीचे बनेगा ये, एक मिनट। तो यहां पर अपना ये CH2 है, ठीक है, यहां पर अपना P है, यहां पर ये है, यहां पर ये है, यहां पर ये है, ठीक है। इस तरीके से ये क्या बनेगा हमारा फॉस्फोडाइस्टर। चूंकि आपको पता है एक फॉस्फेट यहां पर है ना, फिर दूसरा यहां पर है, मतलब दो फॉस्फेट वो जुड़े, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हम इसको कहते हैं। क्लियर हो गई बात, है ना। अब एक और चीज हमें देख लेंगे, फॉस्फेट, ठीक है, फिर फॉस्फेट, फिर फॉस्फेट, है ना। अब यहां पर हमारे पास N है ना। अब ये यहां पर या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि प्यूरिन पायरिमिडिन में से कौन कौन से हैं, ठीक है। एक दूसरे की तरफ क्या करके खड़े हैं, ये मुंह करके खड़े हैं। फिर यहाँ पर अपने पास S, फिर यहाँ पर अपना P, फिर यहाँ पर S, फिर यहाँ पर P, है ना। इस तरीके से बन जाएगा ये, फिर S, फिर यहाँ पर P, ऐसे, हाँ या ना। तो यहाँ पर यदि ये 5 प्राइम है तो यहाँ पर ये 3 प्राइम होगा, यहाँ पर ये अपना 3 प्राइम है तो यहाँ पर ये अपना 5 प्राइम होगा। क्लियर हो गई बात। इस तरीके से ये एंटी पैरेलल होते हैं। क्लियर हो गई बात। कोई डाउट कि हमने किस तरीके से जो है डीएनए की संरचना देखी या क्या देखा। तो बच्चों अपन ने क्या करना है, कोई भी चीज़ हमें बोली जाती है, आपके एनसीईआरटी की एक एक लाइन हम इसलिए बताते हैं ताकि आप नीट के लिए भी प्रिपेयर हो जाओ, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कैसे बन रही है, हाँ या ना। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको कोई डाउट होता है, हो सकता है मैं पढ़ाते पढ़ाते गलती कर जाऊँ, हो सकता है, इट्स ए नॉर्मल केस, ठीक है। बिकॉज आई एम नॉट परफेक्ट ना, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, आप भी परफेक्ट नहीं हो, लेकिन हम अपनी गलतियों में सुधार कर सकते हैं, ये हमारी समझदारी होगी, है ना। यदि आपको लगता है कि मैम ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, तो वो भी आप बता सकते हैं, हम उसमें भी सुधार करने की कोशिश करेंगे। गेट इट। हम इसमें कोई गुस्सा होने की बात नहीं है, ये समझदारी की बात है कि आप बातों को ले कैसे रहे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कॉपी नोट्स जरूर बनाने हैं, नीट के क्वेश्चंस देखते रहो, मुझे भेजते रहो। कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम देकर समझा सकती हूँ, बाद में मौका नहीं मिलेगा, बाद में मौका नहीं मिलेगा। तो बेहतरी ये है कि यदि टॉपिक चल रहा है, आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है, उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप उसी समय पूछ लें, ताकि हम टॉपिक के साथ ही उसको कंप्लीट कर लें, है ना। तो आपसे बच्चों यही गुजारिश है कि आप कॉपी नोट्स बनाते रहें, साथ में पढ़ते रहें, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देते रहें, समझते रहें, और कोई भी बात आपको लग रहा है कि हाँ हमें इसको चेंज करना चाहिए तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ में, जब तक धन्यवाद।